ठीक है, समझे? एप्लीकेशन ऑफ KCL एंड KVL अप्लाई करना सीखना है। तो चलिए एक सर्किट बनाते हैं। एक कैपेसिटर ये है, आप भी कॉपी में ये डायग्राम बना लीजिए, तब अच्छा से सीख पाएंगे। इसमें एक EMF सेल है और 6 कैपेसिटर्स है। C1 अब इसका सबसे पहला काम है डायग्राम बने, तो बन गया, आपकी कॉपी में भी बन गया होगा। हाँ, वो भी रेजिस्टेंस वाला भी हम बता देंगे सुभाष अभी इसके बाद। ये लोग नहीं पढ़े ना लास्ट में, अगर इसमें फायदा हो आपको तो रुक सकते हैं, नहीं तो बाद में बता देंगे। अब अगला स्टेप है, किसी एक से चार्ज निकलता हुआ दिखाएं। इससे Q चार्ज निकला, फर्स्ट कैपेसिटर प्लेट पर पहुंचा Q, इंडक्शन से -Q डेवलप हुआ और बाहरी सरफेस पर +Q अपीयर हुआ, वह इस ओर बढ़ा। जंक्शन 1 से आगे 2 रास्ते हैं और दोनों रास्ता अल्टीमेटली जाकर कैपेसिटर को छूता है। यहां पर चार्ज आएगा +Q1 बंटवारा हुआ और इधर आया +Q2, इधर भी गया और इधर भी गया। फिर इंडक्शन से यहां वाले सतह पर -Q1 और यहां वाले सतह पर -Q2, और चार्ज का फिर Q1 चार्ज आगे वाले कैपेसिटर पर ट्रांसफर होगा और उसके कनेक्टिंग प्लेट में होगा। और यहां जाएगा -Q1, इस प्लेट पर Q1 चार्ज, इंडक्शन से यहां -Q1, दोनों चार्ज टर्मिनल B को छुआ। अब A से डायरेक्ट C6 होता हुआ जो चार्ज आया और उधर से जो चार्ज आया, दोनों मिला B पर और Q1 + Q2 फिर बन गया Q, और इस प्लेट पर आया +Q और इस प्लेट पर -Q। अब जंक्शन है, एक है A और दूसरा जंक्शन है B। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सबसे पहला स्टेप करेंगे, कितने जंक्शंस हैं उनकी पहचान कीजिए।
एंड अप्लाई KCL। कहां पर? जंक्शन पर। जंक्शन पर KCL अप्लाई करें। तो जंक्शन यहां एक A है, दूसरा B है, जहां से चार्ज मिलता है और जहां चार्ज बढ़ता है। तो A पर अप्लाई करें KCL, किरचॉफ चार्ज लॉ। अप्लाइंग KCL एट A से जुड़ा हुआ है 3 कैपेसिटर प्लेट्स। ध्यान से देखिए, एक है -Q, इस पर, इससे जुड़ा हुआ है +Q1 और इससे जुड़ा हुआ है +Q2। उसी तरह दूसरा जंक्शन B पर, B से कनेक्टेड 3 कैपेसिटर प्लेट्स हैं, +Q, -Q2, -Q1 बराबर 0। अब यहां 2 इक्वेशन है और एक ही अननोन है। इन दोनों से एक इक्वेशन बनेगा, वो होगा Q1 + Q2। ये चार्ज इक्वेशन हुआ। इसके बाद अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इस लूप में, लूप नंबर 1 में और लूप नंबर 2 में। लूप मतलब क्लोज्ड पाथ को लूप कहते हैं। तो अप्लाइंग KVL इन 1। लूप 1 में 4 एलिमेंट हैं, आपको भी दिखते होंगे। 4 में 3 कैपेसिटर्स है और एक EMF सेल है। तो 4 एलिमेंट में 8 टर्मिनल होंगे। नया नया जब सीख रहे हो तो नंबर दे दीजिए, 1 टर्मिनल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब लिखेंगे फर्स्ट लूप में V2 - V1 EMF सेल के क्रॉस। फिर उसके बाद होगा V4 - V3 कैपेसिटर C1 टर्मिनल के क्रॉस। फिर होगा V6 - V5 कैपेसिटर C6 के टर्मिनल के क्रॉस। और तब होगा V8 - V7 ये C5 टर्मिनल के क्रॉस। अब पहला जो ये वाला टर्म है EMF सेल का, EMF के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल निगेटिव से हमेशा हायर होता है, इसलिए ये हो गया +V। उसके बाद V4 - Q/C1 -Q2/C6। उसके बाद -Q/C5 बराबर हो गया 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब लूप रूल 3 में अप्लाई करिए। इक्वेशन 3 में ये हुआ, इसमें 4 एलिमेंट हैं और 8 टर्मिनल हैं। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। मान लो क्लॉकवाइज लें तो 1, 2, 3, 4 और यहां पर हम अब 5 और 6, 7, 8। अब सेकेंड लूप में 4 एलिमेंट और 8 टर्मिनल।
4 एलिमेंट है और 8 टर्मिनल है, तो हो जाएगा V2 माइनस V1 कैपेसिटर C3 के क्रॉस, पहचानते चलिएगा, छापिए खाली मत। V4 माइनस V3 कैपेसिटर C4 के क्रॉस, V6 माइनस V5 कैपेसिटर C6 के क्रॉस, V8 माइनस V7, चारों कैपेसिटर हो गया। अब V2 माइनस V1 पहचानिए, C3 में सेकेंड 2 टर्मिनल निगेटिव है, उसमें से घटाएंगे तो माइनस Q1 बाई C3, V4 माइनस V3 ये भी निगेटिव होगा, Q1 बाई C4, और ये हो जाएगा प्लस Q2 बाई C6, और ये हो जाएगा Q1 बाई C2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। इस तरह लूप रूल अप्लाई किया जाता है। जब तक प्रॉब्लम असल में किताब का या टेक्स्ट बुक का या साइड बुक, हेल्प बुक क्वेश्चन PYQ न खुद ना बनाए, तब तक ये सब याद नहीं रहता। इसीलिए जो लोग प्रॉब्लम ना बनाते हों और सिर्फ थ्योरी देख रहे हों, फालतू का, बेकार है। ये KVL अप्लाई से किया जाएगा। इससे क्या निकलेगा, तो Q निकलेगा सभी एलिमेंट पर। उससे क्या निकाल सकते हैं, V, और पर्पस ऑफ सर्किट एनालिसिस इज टू फाइंड आउट Q's and V's, टू फाइंड आउट द एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड और एनर्जी बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। क्योंकि पावर बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है एनर्जी बराबर V गुना Q, याद होगा। इसीलिए हम V और Q निकालेंगे, फिर एनर्जी का पता चलेगा कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड और बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड अक्रॉस एनी सेक्शन, अक्रॉस एनी टर्मिनल। ठीक है। अब लूप रूल में इक्वेशन यहाँ 3 है, अननोन है 3, तो जितना अननोन का नंबर घटेगा उतना ही इक्वेशन कम रहेगा। तो इसीलिए हम इक्वेशन कम करेंगे तो एनालिसिस आसान होगा। और आसान करने के लिए कुछ प्रोसेस है जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैपेसिटर सर्किट्स। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट मींस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जंक्शंस, नंबर ऑफ लूप्स, सो दैट इक्वेशन की संख्या घटे, सॉल्यूशन आसान हो। तो सिंप्लीफिकेशन of capacitor circuits, कैपेसिटर सर्किट के सिंप्लीफिकेशन का अर्थ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स घटाना, नंबर ऑफ जंक्शंस कम करना, नंबर ऑफ लूप्स कम करना, ताकि KCL और KVL के अप्लाई करने से नंबर ऑफ टर्म्स, वेरिएबल्स और इक्वेशन कम हो जाए और सॉल्यूशन कन्वीनियंट हो, सिंपल हो। ये नहीं लिख रहे हैं, उम्मीद है आप समझ गए कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैपेसिटर सर्किट मींस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ जंक्शंस, नंबर ऑफ लूप्स, सो दैट इक्वेशन घट जाए, वेरिएबल कम हो जाए। इसी कड़ी में पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन of capacitors, series combination of capacitors। ये टर्मिनल A और ये है टर्मिनल B के अक्रॉस दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में मानेंगे अगर
टर्मिनल ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस को 3 भाग में डिवाइड करता हो। जो चार्ज यहां से इंटर करे वही चार्ज यहां से आउट हो। यानी दो बातें, 2 or more capacitors are said to be under series combination across the terminals if they divide the potential difference into number of potential steps and charge that enters at one terminal emerges out of other terminal without being contributed or distributed between the terminals। चार्ज जो ए पर इंटर करे वही चार्ज बी से आउट हो, चार्ज का बीच में बंटवारा भी ना हो और बीच में जुटे भी नहीं। कहीं ऐसा होता कि यहां से कोई चार्ज निकल जाता और यहां आ जाता, ऐसा नहीं हो। VA माइनस VB, VA माइनस VC, VC माइनस VD, VD माइनस VB। ये ए और बी के बीच अगर तीनों कैपेसिटर के बदले सिंगल कैपेसिटर होता तो उसकी कैपेसिटी ये सी इक्विवेलेंट होती। चार्ज क्यू इंटर किया ए और सी के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ क्यू बाई C1, और सी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हुआ क्यू बाई C2, और डी और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हुआ क्यू बाई C3। याद रखिए, 2 or more capacitors are said to be under series combination across the terminals if they divide the potential difference into number of potential steps and charge that enters at one terminal emerges out of other terminal without being distributed or contributed in between the terminals। ये फॉर्मूला सीरीज का। अब हम 3 कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हैं एक कैपेसिटर से, और सीरीज इक्विवेलेंट इसलिए बोला गया कि टर्मिनल ए और बी के बीच 1 2 3 जितने भी कैपेसिटर लगाए उसका काम 3 है। पहला, इट सपोर्ट्स कंटिन्यूटी ऑफ करंट अक्रॉस द टर्मिनल एंड एस्टेब्लिश करंट। सेकंड, इट डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। और थर्ड, इट स्टोर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाफ CB²। तीनों के बदले एक होगा तो तीनों बात एक होगी, इसलिए उसको इक्विवेलेंट कहते हैं। सीरीज में टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, चार्ज वही रहता है। और अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, चार्ज डिवाइड होता है। लिखा जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ टर्मिनल ए है और टर्मिनल बी है, इसके बीच 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस समान होगा।
टर्मिनल ए पर चार्ज आया Q और टर्मिनल बी से चार्ज आएगा Q और चार्ज का तीनों कैपेसिटर पर डिवीजन होगा। आया चार्ज Q बट गया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बटा। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो Q बराबर CV, तो C इक्विवेलेंट भी, C1 भी, C2 भी, C3 भी, यानी पैरेलल में C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये दो उपाय है। इसके अलावा एक है व्हीटस्टोन ब्रिज, रेजिस्टेंस सर्किट में भी और कैपेसिटर सर्किट में, दोनों में। तो पहले देखते हैं कैपेसिटर सर्किट में और तब उसके बाद आप इसको प्रॉब्लम्स अप्लाई कीजिए, प्रॉब्लम्स बनाइए, फिर पूछिए। टाइम इसलिए देते हैं कि प्रॉब्लम बनाइए। और उसी कैपेसिटर में एक सवाल और बता देंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिलेटेड। तो लिखिए व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज of capacitor circuit। ये स्क्वायर के चार साइड में चार कैपेसिटर हो गए और बीच में एक कैपेसिटर। अब टर्मिनल ए से चार्ज इंटर करेगा और टर्मिनल बी से चार्ज आउट होगा और चार्ज का डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगा कि अगर C और D का पोटेंशियल समान हो जाए तो C5 को हम रिमूव कर सकते हैं। प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2। यहां पर C जंक्शन पर प्लस Q1 आया, उसमें से स्मॉल q चार्ज इधर और बचा हुआ चार्ज इधर। और फिर यहां से आगे बढ़ा चार्ज और यहां भी स्मॉल q और Q2 मिलकर Q2 प्लस Q
अब देखिए टर्मिनल बी पर दो तरफ से चार्ज इन कर रहा है, एक तरफ से आ रहा है Q1 माइनस Q, इधर से आ रहा है Q2 प्लस Q, और दोनों जंक्शन बी पर ऐड होगा तो क्या बन जाएगा Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 बराबर है Q के, इसलिए जितना चार्ज इन किया उतना आउट हो गया। अब वो कंडीशन पता कीजिए C1, C2, C3, C4 और C5 का वो वैल्यू मालूम कीजिए जिस पर C और D का पोटेंशियल हमेशा समान हो जाता हो। यानी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ C1, C2, C3, C4, C5 so that potential at C and potential at D becomes equal। C और D का पोटेंशियल समान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए पहला लूप में लूप रूल अप्लाई कीजिए और दूसरा लूप में। लूप नंबर 1 को पहचानिए कितने एलिमेंट्स हैं। लूप नंबर 1 में 3 एलिमेंट हैं, लूप नंबर 2 में भी 3 एलिमेंट हैं। तो लूप नंबर 1 में अप्लाई कीजिए KVL। यहां हो जाएगा, नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और ऐसे अप्लाई करेंगे तो होगा KVL माइनस Q1 बाई C1 माइनस Q बाई C5 एंड प्लस Q2 बाई C3 बराबर 0। इक्वेशन 1 आप भी चेक कर लीजिए, आप समझे कि नहीं। जी अच्छा जी, ठीक है, तो चेक कर लीजिए सही है ना आपको। उसी तरह इसमें भी लूप रूल अप्लाई करते हैं ऐसे, और नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां लिखेंगे सेकेंड लूप में Q1 माइनस Q बाई C2 माइनस Q बाई C5 एंड माइनस Q2 प्लस Q बाई C4 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन चेक कर लीजिए, हम ऐसे नापे ऐसे V2 माइनस V1। अच्छा फर्स्ट का बता दें, ठीक है। फर्स्ट लूप में आप पहचानिए कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और टर्मिनल नंबर दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब KVL अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे V2 माइनस V1 प्लस V4 माइनस V3 प्लस V6 माइनस V5 बराबर 0, ऐसे लिखेंगे। तो V2 माइनस V1, अब कैपेसिटर C1 का सेकेंड टर्मिनल ये वाला लोअर पोटेंशियल पर है 1 के कंपैरिजन में, क्योंकि किसी कैपेसिटर का निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से लोअर होता है, इसीलिए वो हो गया माइनस Q1 बाई C2। तो इसीलिए यहां पर माइनस Q1 बाई C2। V4 माइनस V3, 4 जो है निगेटिव प्लेट है इसलिए माइनस। V6 माइनस V5, 6 जो है पॉजिटिव प्लेट है इसलिए प्लस। बोलिए समझे। अब ये दो लूप रूल से इक्वेशन आया। अब हमको दिखाना है कि इफ VC इक्वल टू VD द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, ब्रिज को बैलेंस कहेंगे, और Q बराबर 0 होगा। और जब Q बराबर 0 होगा तो देखिए क्या होगा, ब्रिज बैलेंस कहलाएगा और Q बराबर 0 होगा। तब इक्वेशन देखिए, स्मॉल q 0 कर दें इसमें भी, तो इक्वेशन 1 आ जाएगा Q1 बाई C1
बराबर Q2/C3 और इक्वेशन 2 आ जाएगा Q1/C2 बराबर Q2/C4। बोलिए सही है ना। स्मॉल q 0 हो गया तो VC बराबर VD हो गया, तो ज्वाइनिंग ब्रांच में कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा और तब ये दोनों ऐसा होगा। अब इनका रेशियो ले लीजिए, इनका रेशियो, तब आपको C1 C2 C3 C4 सबका वैल्यू मिल जाएगा। ये हुआ C2/C1 बराबर C4/C3, मतलब C2 और C1 का रेशियो C4 और C3 के रेशियो के बराबर होगा, तो C और D के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। एक बार फिर इस सर्किट को देखिए, यहाँ ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन बताता है कि अगर C1/C2 बराबर C3/C4 हो जाए, C1/C2 बराबर C3/C4 हो जाए, तो C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। हम बीच वाले ब्रांच को हटा सकते हैं, यही बताता है बैलेंस ब्रिज। ब्रिज अनबैलेंस केस भी होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर दो कैपेसिटर है, इनकी कैपेसिटी है C1 बराबर 4 माइक्रोफराड और C2 बराबर 8 माइक्रोफराड। अब पूछा गया कि टर्मिनल ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी पता करें, तो क्या करेंगे? तो देखेंगे कि इन दो कैपेसिटर को एक कैपेसिटर से अगर रिप्लेस करना चाहें तो C1 C2 को किस कॉम्बिनेशन में माना जाए, मतलब कि C1 और C2 सीरीज में कहा जाए या पैरेलल में। तो पहले चेक करेंगे सीरीज में, तो हाँ है, चार्ज जो यहाँ इंटर करता है वही चार्ज यहाँ से निकलता है, रास्ते में बटे बिना जुटे बिना दूसरे पर पहुंचता है और अंतिम टर्मिनल से बाहर हो जाता है, यानी चार्ज का डिवीजन नहीं होता है। साथ में ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो भाग में बढ़ जाता है, ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सी और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस में, यानी पोटेंशियल का डिवीजन भी होता है। यही दो शर्तें हैं किसी दो कैपेसिटर को किसी टर्मिनल के क्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन में बनाने के लिए। इसलिए VCAB निकालना होगा, तो हम इसे निकालेंगे CAB बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यानी C इक्विवेलेंट AB बराबर C1 प्लस C2, यानी 4 माइक्रोफराड गुना 8 माइक्रोफराड, 4 प्लस 8 यानी 8 चुका 32, 12 माइक्रोफराड हुआ। ऐसे निकालेंगे, ये दोनों सीरीज में, ठीक है। अब दोनों पैरेलल में ले लेते हैं, तब व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन। अब मान लीजिए दोनों कैपेसिटर इस तरह पाए जाएं, ये C1 हो, ये 4 माइक्रोफराड हो, और ये C2 हो और ये 8 माइक्रोफराड हो, और तब बोला गया कि इन दोनों के बदले सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट करें, तो उसका वैल्यू कितना रखें। तो एक बार चेक करेंगे ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज में होते तो चार्ज नहीं बढ़ता, तो चार्ज बढ़ रहा है, इस पर Q1 आ रहा है, इस पर Q2 आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है और C2 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है, इसलिए इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बराबर होते हैं C1 प्लस C2, समझे? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनका वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 8 12 माइक्रोफराड।
अब कई बार ऐसा सर्किट हो सकता है जिसमें न सीरीज अप्लाई हो सके न पैरेलल, तब हम लोग चेक करते हैं क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं, अगर है तो क्या ये बैलेंस तो नहीं, अगर बैलेंस है तो फिर आगे बढ़ेंगे। एक सर्किट ऐसा मिला, ये सर्किट में 4 साइड थे, 4 स्क्वायर साइड की तरह, और दो एक डायगोनल के क्रॉस ईएमएफ सेल जुड़ा था, और एक डायगोनल के क्रॉस एक कैपेसिटर था, और सभी साइड में एक एक कैपेसिटर थे, और इनका वैल्यू C1 बराबर 4 माइक्रोफराड और C2 बराबर 8 माइक्रोफराड था, और इधर C3 बराबर 8 माइक्रोफराड और C4 बराबर 16 माइक्रोफराड था, और बीच में डायगोनल ब्रांच में C0 बराबर 5 माइक्रोफराड था। अब आपको टर्मिनल ए और बी के बीच जो 5 कैपेसिटर का नेटवर्क है उसे सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे इनमें से कोई दो कैपेसिटर ऐसा जो सीरीज में माना जा सके अक्रॉस द टर्मिनल, या कोई दो कैपेसिटर ऐसा जो पैरेलल में माना जा सके अक्रॉस द टर्मिनल। पहचानिए है तो किसी भी दो को सीरीज में तब माने ना जब चार्ज जो इधर से इंटर करे वही चार्ज इसमें पहुंचे, बीच में बटे ना जुटे, सी पर तो बट रहा होगा। या C3 C4 की बात करें तो जो चार्ज यहां से इंटर करे वही बी में पहुंचे, बीच में जुटे नहीं बटे नहीं, ऐसा भी नहीं। इसलिए कोई भी दो कैपेसिटर इस सर्किट में सीरीज में नहीं माने जा सकते। तब चेक करिए कहीं दो पैरेलल में हो, पैरेलल में भी नहीं है, पैरेलल के लिए सेम वोल्टेज टर्मिनल चाहिए। जब ऐसा ना हो तो फिर चेक करिए व्हीटस्टोन ब्रिज हो, व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानने के लिए 4 साइड होने चाहिए, 2 डायगोनल होने चाहिए, तो है, और चारों साइड में कैपेसिटर है, डायगोनल में भी है। अब देखते हैं बैलेंस ब्रिज है कि नहीं, यानी VC बराबर VD हो सकता है कि नहीं। इसके होने के लिए शर्त थी कि साइड वाले ब्रांच आर्म्स का रेशियो C1/C2 बराबर C3/C4 है। क्या आपको लगता है ऐसा है? C1 का कैपेसिटर वैल्यू और C2 का रेशियो C1 डिवाइडेड बाई C2, क्या C3 डिवाइडेड बाई C4 पाया गया, या उसका उल्टा ऐसे C1/C3 क्या C2/C4 पाया गया? हमें तो लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं? हाँ, ये मैसेज आ रहा है कुछ तो। हाँ अर्चित जी सही है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी है और बैलेंस भी है। तो बैलेंस होने का मतलब है कि VC बराबर हम लिख सकते हैं कि सिंस VC1/C2 इक्वल टू C3/C4, इसलिए VC बराबर VD, इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज ही नहीं होगा तो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा देंगे। अब बताइए कोई दो कैपेसिटर जो आपको सीरीज में दिखाई देता हो, बैलेंस हो जाने के बाद, हटा देने के बाद, कोई दो कैपेसिटर ऐसा जो आपको सीरीज में दिखाई देता हो, नाम बोल सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। अब बीच वाला ब्रांच हटा दिए तो अब कोई दो कैपेसिटर है जो टर्मिनल ए और बी के क्रॉस सीरीज में माना जा सकता है। अगर ऐसा है तो कम से कम मैसेज में लिखिए ना C1 C2 C3 कुछ भी। अच्छा, कौन कौन सीरीज में आप मान रहे हैं? हाँ, C1 C2 सीरीज में है और साथ में C3 C4 भी सीरीज में, एकदम सही है। इनको सीरीज इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे, इनको भी, और रिप्लेस करके टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच यहाँ कैपेसिटर बनाएंगे ऐसे, और उसका वैल्यू लेंगे C1 C2 सीरीज में। सीरीज इक्विवेलेंट होता है 4 गुना 8/4 प्लस 8, यानी 8 चौका 32 बटा 12, अर्थात 8 चौका 32 है, तो 8 3, ये कैपेसिटी हो गई 8/3 माइक्रोफराड। और इधर कितनी कैपेसिटी हुई ये भी देखिए, इन दोनों का 8 और 16 का, तो 8 गुना 16/8 प्लस 16 यानी 24, यानी 2 6 2 3 यानी 16/3, इधर इक्विवेलेंट हो गया 16/3। अब कोई दो कैपेसिटर सीरीज में नहीं है, क्या अब कोई दो कैपेसिटर पैरेलल में माने जा सकते हैं टर्मिनल ए और बी के बीच? माने जा सकते हैं। अगर माने जा सकते हैं तो इनका सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट हो जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर
8/3 प्लस 16/3 यानी 8 से 16 24 भाई 3 यानी 8 माइक्रोफराड इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी हुई। पूरे कैपेसिटर नेटवर्क को हटाकर सिंगल कैपेसिटर से इसे रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, समझें?